वीडियो लेक्चर की इस कड़ी में पुनः आपका स्वागत है। हमने पहले पार्ट में हमने पढ़ा था भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं। द्वितीय भाग में कुछ शेष रही विशेषताओं को पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। 1919 अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। 1919 के अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम में सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियनों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। आपको ये जानना है, ये समझना है कि हम सांप्रदायिक आधार पर जो सीटें आरक्षित की गई थी वो 1919 के मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत शुरू की गई थी, यानी 1909 के अधिनियम से शुरू की गई थी, जिसे 1919 के अधिनियम के तहत कुछ अधिक वर्गों या को शामिल किया गया था। इस अधिनियम के तहत सिखों, यानी 1909 के अधिनियम के तहत केवल भारतीय मुसलमानों के लिए इस पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियनों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। इस 1919 के अधिनियम के तहत कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया, यानी लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। हमने ये देखा कि इस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था शुरू की गई थी और इस हेतु वही व्यक्ति मतदाता हो सकते हैं जिसकी कुछ संपत्ति हो, जो कर देते हो या कुछ पढ़े लिखे हो, है ना। फिर 1919 के अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया था। राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत से ही मांग थी कि जो लंदन में स्थित जो भारत सचिव और उनका जो कार्यालय है उन पर बहुत अधिक व्यय किया जा रहा है, इसलिए भारतीय राजस्व द्वारा जो उसका खर्च उठाया जा रहा है वह रोका जाए, समाप्त किया जाए। तो ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को मानते हुए भारत के कार्यों के लिए लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया, जिसका प्रमुख काम था भारत सचिव के कुछ कार्यों को पूरा करना था। फिर 1919 के अधिनियम की कुछ और विशेषता हैं, जिनमें है 1919 के अधिनियम से एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1919 के अधिनियम में लिखा गया कि एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, जिसका काम होगा सिविल सेवकों की भर्ती करना। इस हेतु 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इससे पहले ली आयोग ने लोक सेवा आयोग के गठन का सुझाव दिया था, जिसे 1919 के अधिनियम में माना गया था और 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इस अधिनियम में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। यानी 1919 के अधिनियम में केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभा को यह अधिकार दे दिया कि वह स्वयं अपना बजट बना सकती है या वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर सकती है। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। यानी 1919 के अधिनियम के तहत एक अवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, यानी 10 वर्ष बाद, यानी 1919 के 10 वर्ष बाद जो ये जांच करेगा कि 1919 के जो सुधार है, जो अधिनियम के तहत जो विधान बनाए गए हैं या जो कदम उठाए गए हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वह कहाँ तक सफल रहा, है ना, जिसको अपनी 10 वर्ष बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इसके अलावा इस हेतु आपको ये जानना चाहिए कि ये वैधानिक आयोग बाद में साइमन आयोग के नाम से जाना गया, साइमन कमीशन। ब्रिटिश सरकार ने, अब साइमन कमीशन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में, यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही, नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की गई। यानी 1919 के अधिनियम के ने तो ये लिखा गया था कि 10 वर्ष बाद आयोग का गठन किया जाएगा, लेकिन उस समय की कंजर्वेटिव सरकार को लगता था कि जो चुनाव होने हैं उसमें हमारी हार निश्चित है,
हमारी हार हो सकती है। इसलिए भारतीय संवैधानिक सुधार का जो प्रश्न है उसको हम लेबर पार्टी जो भविष्य में सत्ता में आ सकती हैं उनको न देकर हम अभी निर्णय करें। इसलिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया नवंबर 1927 में, यानी 1929 से पहले ही 2 साल पहले ही ऐसा कर दिया गया। और उसकी सहायता के लिए 7 सदस्य थे। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी भारतीय दलों ने इसका बहिष्कार किया, क्योंकि अगर आप भारतीय प्रश्न का समाधान कर रहे हैं संवैधानिक सुधारों के लिए तो भारत के लोगों को इसमें सदस्य होना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने तर्क दिया कि भारत में चूंकि कई वर्ग हैं, कई दल हैं, इसलिए सभी का प्रतिनिधित्व तो इसमें नहीं हो सकता। इसलिए भारतीयों को किसी एक भी भारतीय को इसका सदस्य नहीं बनाया गया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की और द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की आदि सिफारिशें की। यानी द्वैध शासन प्रणाली पर कहा कि इनको प्रांतों में लागू न किया जाकर केंद्र में लागू किया जाना चाहिए, राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाना चाहिए, ब्रिटिश भारत के में संघ की स्थापना की जानी चाहिए, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को भी जारी रखने की सिफारिश की। आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। यानी नवंबर 1930, 1931 और 1932 को लगातार 3 साल लंदन में ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र भी तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। यानी 1919 के जो संवैधानिक सुधार थे उनकी जांच के लिए साइमन आयोग की स्थापना की गई। उस साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट पर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया, जिसे ब्रिटेन की संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। उस समिति की सिफारिशों के आधार पर फिर 1935 में भारत शासन अधिनियम लाया गया। तो धन्यवाद।